Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. Today's topic of discussion is key result areas. This is topic from Unit 6, Business Management and Human Resource Management, UGC Net Commerce. This topic is also useful for BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. So let's start with the topic. So first of all, the question is what are key result areas? सबसे पहले की रिजल्ट एरियाज़ को की परफॉर्मेंस एरियाज़ भी कहते हैं, ठीक है. सो की रिजल्ट एरियाज़ क्या होते हैं? की रिजल्ट एरियाज़ आर द स्ट्रैटेजिक इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्टर्स which where the business strives to realize strong positive outcomes to achieve its development goals and move towards fulfilling its vision. तो बेसिकली की रिज़ल्ट एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को फुलफ़िल करना चाहती है, अपना विजन अचीव करना चाहती है. ये ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं. अगर वहाँ पर बिजनेस ने सक्सेस अचीव नहीं की तो बिज़नेस जो है वो काम नहीं कर पाएगा. की रिज़ल्ट एरियाज़ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पैरामीटर देती है जो बिजनेस अपने लिए फिक्स करता है कि उसको वो अचीव करना ही है. तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है की रिजल्ट एरियाज़, मतलब वो एरियाज़ जहाँ पर रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो नहीं अचीव कर पाए, वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए, तो आप वो आउटकम अचीव नहीं कर पाओगे जो आउटकम आपने अपने लिए रखा है. बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोलिंग के अंदर भी लिया जाता है कि हम कंट्रोलिंग में जब हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को हम उन स्पेसिफिक की रिज़ल्ट एरियाज़ में चेक कर सकते हैं जो हमने अपने लिए सेट किए थे कि क्या हम उन एरियाज़ में, उन की रिज़ल्ट एरियाज़ में जो हमने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं. और इसको बहुत बार दूसरे सेंस में भी लिया जाता है कि की रिज़ल्ट एरियाज़ वो क्रिटिकल एरियाज़ हैं ग्रोथ के जिसके लिए एक पर्सन को हायर किया गया है, ठीक है. वो पर्सन को पर्टिकुलरली वो काम करने हैं, तभी वो अपनी जॉब पर अपने रोल्स को फुलफ़िल कर पाएगा. तो की रिज़ल्ट एरियाज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफ़ाइन करने के लिए और मेजर करने के लिए. वो क्रिटिकल एरियाज़, वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो ग्रोथ के लिए हैं, ठीक है, जिनको हमने अलाइन किया है अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So it broadly defines the job profile for the employee and enable them to have better clarity of their role. तो एम्प्लॉयज़ की जॉब प्रोफाइल में बेसिकली हम बताते हैं कि आपको ये इम्पॉर्टेंट है आपकी जॉब में, और इससे उन्हें अपने जो उनका जॉब पे रोल है उसके रिगार्डिंग उन्हें क्लैरिटी मिलती है. ईच पीस ऑफ वर्क कंप्राइजेज 3 to 5 क्रिटिकल टास्क. मतलब एक काम में ना हमेशा कुछ 3 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको अचीव करनी होती है. देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो हमारे ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे जिनमें अगर वेरिएशंस आ गई या वो काम अप टू द मार्क नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी छोटी मोटी गड़बड़ आ गई ना, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे. तो हमारे हर टास्क में जनरली 3 to 5 जो है ऐसी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टास्क होते हैं जो असेंशियल होते हैं. किसके लिए? हर एम्प्लॉय के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब ये जो 3 से 5 क्रिटिकल टास्क हमने बोले हैं, ये क्रिटिकल टास्क जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करते हैं, हर जॉब पे वेरी करते हैं. ज़रूरी नहीं है हर जॉब में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम ही होंगे, लेकिन ओवरऑल ये सेम हो सकते हैं. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को अपना की रिजल्ट एरिया बना सकती है. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोज अपनी मार्केट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, कितना मार्केट का शेयर है उसकी प्रोडक्ट की पोजीशन कैसी है, क्या वो प्रोडक्ट के केस में लीडर्स हैं कि नहीं है, प्रोडक्टिविटी कैसी है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हो सकती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब हम पर्टिकुलर टास्क्स की बात करते हैं तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी जो है कर सकते हैं. नाउ वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की रिजल्ट एरिया. सबसे पहले हमने कहा डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड इवन ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली हैव 3 to 5 की रिजल्ट एरियाज. दे आर सेल्डम मोर देन 7 की रिजल्ट एरियाज. तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा कि जनरली ये 3 से 5 जो है हर उसमें हमारे की रिजल्ट एरियाज जो हैं वो होते ही हैं, ठीक है. अब जितने भी आप कोई भी एक पर्सन है, सपोज एक मैनेजर है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, उसमें 3 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन कुछ होंगी जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है. तो
हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को वो 3 से 5 की रिजल्ट एरियाज जो है आइडेंटिफाई करने हैं ताकि उन पर कंप्लीट फोकस जो है वो किया जा सके। की रिजल्ट एरियाज आर स्पेसिफिक, क्लियर एंड क्वांटिफिएबल। स्पेसिफिक मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये तो नहीं था, एग्जैक्टली स्पेसिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और क्वांटिफिएबल होने चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ क्वांटिफिएबल होगी ना उसको मेजर करना, उस पर काम करना ज़्यादा ईजी होता है, और जो चीज़ क्वांटिफिएबल नहीं होती है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, बहुत वेग है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ग्रो कितना ग्रो तो बहुत वेग है, लेकिन अगर आप कहते हो कस्टमर एक्विजिशन तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं हम कितने हमने कस्टमर्स को एक्वायर किया है, कितना कस्टमर एक्विजिशन हुआ है। हम पहले स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस क्वार्टर में सपोज हमें इतने नए कस्टमर्स एक्वायर करने हैं। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कस्टमर एक्विजिशन विल बी अ की रिजल्ट एरिया, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो वो किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हम यहाँ पर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। और जनरली ग्रोथ जो है वो बहुत वेग साउंड करता है, यू विल हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। देन वी हैव KRAs comprises the tasks essential to do the work at hand. They don't include additional jobs that generate little returns. मतलब पर्टिकुलर टास्क यहाँ पर स्पेसिफाई किए जाते हैं कि ये टास्क जो है वो की रिजल्ट एरियाज के अंदर आते हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा था आपको कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, जो आप अगर थोड़ी बहुत उसमें गड़बड़ भी होगी तो चलेगा, आपके रिजल्ट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को सपोज मेल भेज रहे हो तो आपने मेल किस तरह से भेजी है, इट डजेंट मैटर, बट आपने उस मेल में अपनी बात को सही से कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया, दैट विल मैटर मोर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई करना उन टास्क को, उन कामों को जो असेंशियल हैं, ठीक है। और इसमें की रिजल्ट एरियाज में हमारे वो एडिशनल जॉब्स को हम हटा देते हैं जिनसे हमें बहुत कम रिटर्न्स मिल रही हैं या रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं, मतलब वो हमारे की रिजल्ट एरियाज का पार्ट नहीं होंगे। की रिजल्ट एरियाज शुड बी अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द पीपल दे आर आउटलाइंड फॉर। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि ये जॉब क्लैरिटी लाता है ना, एक पर्सन की रोल क्लैरिटी लाता है, तो की रिजल्ट एरियाज जो हैं एक पर्सन के एक्शन से अफेक्टेड होगा कि वो पर्सन उस चीज़ को लेकर कैसा काम कर रहा है। जैसे भी हमने कहा था कस्टमर एक्विजिशन, अगर आपने कस्टमर एक्विजिशन ढंग से नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने कस्टमर के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, यू हैवंट टोल्ड देम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग फॉर और द ब्रांड यू आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, आपका ब्रांड किस तरह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, ये आपने ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, आप उस एरिया में रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है किस पे, एक्शंस ऑफ द पीपल पर। तो ये थे हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स की रिजल्ट एरियाज के। नाउ वील सी सम एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने यहाँ दिए हैं आपको KRA एग्जाम्पल्स फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स। इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी, अगर आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ब्रांड जो है वो लोग खरीदेंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदें तो सबसे पहले लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। Promotional activities to improve the brand image, right promotional activities, decreased marketing cost per new customer acquired। अगर हर कस्टमर एक्विजिशन के साथ आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि अगर आप कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हो तो उस हर कस्टमर एक्विजिशन पे आपकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। Similarly, we can list certain examples for human resource managers: effective screening of prospective employees, decrease in the cost of hiring, retention of current employees, decreased employee turnover। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को जिन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, अगर उसने सही लोग हायर नहीं किए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हमें उसे कोशिश करते रहना है कि एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट जो है वो कम हो रहा है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ये हमारे की रिजल्ट एरियाज हो सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ की रिजल्ट एरियाज। फर्स्ट इज की रिजल्ट एरियाज इंश्योर कंसंट्रेशन एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर हमने एक पेरेटो प्रिंसिपल मेंशन किया है। पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% ऑफ द कॉजेज लीड टू 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के में 20% काम ऐसे होते हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ 80%, आप सोचिए 80% रिजल्ट हमें सिर्फ 20% कामों से मिल रहा है। तो ये जो अब 20% काम है ना, ये हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं कि अगर आप ये 20% काम ठीक से कर दोगे ना तो 80% काम तो आपका ऐसे ही हो गया। सो की रिजल्ट एरियाज की हेल्प से
हम इन 20% कामों को ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो 20% काम कौन से हैं. सो इट इज़ असेंशियल दैट एम्प्लॉयज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन देम. अब एम्प्लॉयज़ उनको और ध्यान से काम करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. देन वी हैव दे अलाइन विद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बिजनेसेस बहुत बार अपनी ओरिजिनल गोल्स जो उसने सेट किया उससे डेविएट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गोल्स को लिख लेते हो और उन गोल्स के लिए कौन से की रिजल्ट एरियाज़ हैं, अगर आप उनको लिख लेते हो ना, तो वो आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे इंस्टेड कि आपने उनको वर्बली अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर दिया है. तो अगर आप उनको लिख कर कम्युनिकेट करोगे, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. देन वी हैव द एश्योर सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क. की रिजल्ट एरियाज जो हैं वो अगर जब आप उनको स्पेसिफाई कर देते हो, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जनरली क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ में उन कामों को जो है वो डिवाइड कर देते हैं. तो एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो पाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. और ऑब्वियसली जब कैपेबिलिटी के बेसिस पर काम डिसाइड हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज होती है. देन वी हैव दे मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म. अब फिर से लोग जो हैं वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनको पता है कि ये काम करने से रिजल्ट्स जो है वो और बेटर आएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा परफॉर्म करेगी. और ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. अगर मुझे पता है काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, मतलब मुझे बेनिफिट होगा, तो वो उसको करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे. देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दे हेल्प ट्रैक परफॉर्मेंस. अब जब काम को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, तो बेसिकली सुपरवाइज़र जो है वो भी ट्रैक कर सकते हैं परफॉर्मेंस अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, कि कौन कैसे काम कर रहा है, काम ठीक हो रहा है कि नहीं, काम ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, जो हमने एक तरह से स्केड्यूल बनाया था वो स्केड्यूल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. और इससे हमें पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पता चलती हैं. तो ये था इम्पॉर्टेंस की रिजल्ट एरियाज़ की. होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.